कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा भाजपा और केंद्र की सरकार पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी सभा में कांग्रेस को लेकर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का शासन होता तो वे फिर सिर काट कर ले जाते। इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने आपत्ति जताई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस प्रकार की भाजपा के शीर्ष नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फर्स्ट फेज के चुनाव परिणाम को देखते हुए बौखला गए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, फिर भी बीजेपी के नेता झूठे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को मुद्दों और विकास पर बात करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश प्रदेश के लोग रिकॉर्ड महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध से परेशान और भाजपा की कार्यशैली से असंतुष्ट और नाराज है। भाजपा सरकार बाबा साहिब के संविधान को बदलकर तानाशाही का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जो हमारा लगातार कार्यक्रम चल रहा है जनसंपर्क का, आज हमारे रोहतक शहर के डोर टू डोर का अंतिम डोर टू डोर कार्यक्रम अंतिम पड़ाव है इस चरण का। और उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि कल हमारा बेरी और कलानौर का डोर टू डोर रहेगा और परसों से हमारे जो है गांव के कार्यक्रम शुरू होंगे। परसों हमारा कोई में है, उसके अगले दिन हमारा बेरी हल्के में है, फिर कोसली हल्के में है, गाँव के प्रोग्राम गाँव टू गाँव शुरू हो जाएंगे। इस जनसंपर्क कार्यक्रम में एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तौर पे आई है कि लोग भाजपा की सरकार के कार्यशैली से असंतुष्ट और नाराज, लोगों में बड़ा निराशा है। जो बातें कही गई थी पूरी नहीं की गई हैं। जो प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, आज रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, भ्रष्टाचार और एक तानाशाही की तरह जो देश को लेकर जाने की कोशिश है, संविधान को, बाबा साहब के संविधान को कुचलने की जो कोशिशें जो एक्सपोज हो गई, तो इन सब तमाम जो इनकी नीतियाँ रही हैं, इन नीतियों से हर वर्ग त्रस्त है। और यहाँ तक कि जो सांसद भी यहाँ के जो भाजपा के सांसद थे, उम्मीदवार के रूप में आए हैं, उनके बारे में भी एक बात जो स्पष्ट आई लोगों के बीच में जाके, आप भी देखा होगा आपने, जो एक बात उभर के आ रही है कि शायद एक ऐसा उदाहरण देश में बन गए हैं शायद, कि जो शायद दूसरा मेरे को कोई जानकारी में मेरे नहीं है। ऐसा मैंने बहुत सुना था कि कई सांसद जीतने के बाद एक बार धन्यवादी दौरा करते थे और फिर उसके बाद कहते थे कि आप एक बार धन्यवादी दौरा करके दोबारा नहीं आए। लेकिन ये पहला उदाहरण था कि इन्होंने धन्यवादी दौरा एक बार भी नहीं किया। अपने गांव में, हर गांव में नहीं गए, शहर में नहीं गए, तो धन्यवादी दौरा ही नहीं किया। 5 साल पहले वोट मांगी थी और फिर 5 साल के बाद वोट ही मांगने आए। तो ये मैं समझता हूँ एक शायद ये पहला एक तरह का अपने किस्म का एक उदाहरण के रूप में सामने आया है। जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनकी कार्यशैली, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है कि अगर सांसद को इतना क्षेत्र से लगाव ही नहीं है कि वो 5 साल में समय निकाल के धन्यवाद ही कराए एक बार, तो फिर मैं समझता हूँ कि आज उम्मीदवार के रूप में आए तो उनको भारतीय जनता पार्टी को और उनको ये बात को सोचना चाहिए कि ये जो है इनका पहली बार नहीं आए तो दूसरी बार क्या। कई जगह उन्होंने कहा है गाँव में कि मैं अगली बार आऊँगा, तो क्या दूसरी बार की क्या गारंटी है। तो ये मैं समझता हूँ, ये तो सब जानते हैं, इनका तो इनकी शायद प्राथमिकता भी रोहतक नहीं रही है। कभी सोनीपत से लड़े हैं, कभी करनाल से लड़े हैं, कभी करनाल से टिकट मांगते हैं, तो इनका दिल भी नहीं। लोग इस बात को कंपेयर करते हैं, ना तो उनकी प्राथमिकता रोहतक, ना भाजपा की प्राथमिकता रोहतक रही, क्योंकि भाजपा ने तो जेजेपी के लिए सीट छोड़ दी थी। जेजेपी की भी प्राथमिकता नहीं रही क्योंकि जेजेपी ने गठबंधन ही छोड़ दिया। लेकिन सबको पता है, रोहतक के प्रत्येक मतदाता को पता है कि जीवन के अंतिम पल तक, अंतिम क्षण तक दीपेंद्र की प्राथमिकता रोहतक है और रहेगी। इस बात का मैं समझता हूँ लोग इस बात को भी एक पैमाना बना रहे हैं। तो चाहे वो प्रदेश सरकार की कार्यशैली हो जो विफल है, आज प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे वो केंद्र की ऐसी नीतियाँ हैं जिससे त्रस्त हो लोग, चाहे वो उम्मीदवार की बात हो, हर पैमाने पे
लोगों का एक रुझान बना है, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है इस डोर टू डोर कार्यक्रम में। और मुझे विश्वास है कि लोग के आशीर्वाद से, जैसे हम कह रहे हैं पहले दिन से कि केवल एक सांसद नहीं, लोग यहाँ से सांसद बनाने के साथ साथ लोग हरियाणा की अगली सरकार की नींव भी उस बटन से रखने का काम करें। बहुत अच्छा। जितेंद्र जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी लगातार अपने अपने भाषणों में अभी नया कल उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो फिर से तो सर काट के ले जाता था, फिर से सर काट के ले जाते, फिर से सिर काट के ले जाते। अब मैं समझता हूँ कि अब जो भाषा है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की जो भाषा आ रही है, मैं समझता हूँ कि वो उसमें पहले चरण के मतदान के बाद जो उसमें जिस तरह की भाषा आई, तल्पता का प्रयोग जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पहले चरण में मतदान के बाद अब उनकी निराशा की झलक है। ये जो है भाषा एकदम से इस प्रकार से कटु भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं निराशा उनके हाथ लगी है पहले चरण में, ये इस बात का सूचक है। संजय क्रोधा है, राहुल गांधी के सलाहकार माने जाते हैं। उनका एक बयान आया है कि जिस तरह से अमेरिका में किसी नागरिक की मौत होती है तो जो संपत्ति का बंटवारा होता है तो उस पर विरासत टैक्स लगता है। भारत में भी ये होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। देखिए, किसी का कौन निजी कोई किसी का अगर वक्तव्य या बयान है तो इस बात के मायने नहीं है। भाजपा के बहुत से नेताओं के निजी बयान क्या क्या हैं, उस बारे में मैं जो है अरविंद शर्मा जी का बयान है कि भाई यहाँ 300 करोड़ रुपए का घोटाला मनीष ग्रोवर जी कर गए, अब उस पर भाजपा क्या कर रही है। तो कोई क्या कह रहा है, मगर हमारे मैनिफेस्टो में क्या है उसकी अर्थ है। मैनिफेस्टो में आप कोई बात, आप स्वयं जागरूक वर्ग हो, अब कोई मैनिफेस्टो में कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन कोई कहे जी मैनिफेस्टो में ये चीज़ ज़बरदस्ती कह दे, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि देश की मीडिया के अखबार उनका जो है इस चीज़। तो जो मीडिया का भी एक कर्तव्य है इस परिस्थिति में, मैनिफेस्टो हमारा छापा जाए मीडिया द्वारा। मैनिफेस्टो में कहीं अगर कोई बात कही है कांग्रेस नहीं कही, तो मैनिफेस्टो में नहीं कही तो ज़बरदस्ती आप जो है कोई बात तो ये कोई अपना एजेंडा लेके उसको आप कभी होकर बढ़ाना चाहें तो सब वो सही नहीं है। ये मुद्दे भटकाने की रणनीति भाजपा की पुरानी हो गई है। देश में ये जो 10 साल में काम क्यों नहीं हुआ, 10 साल में विकास की तरफ देश क्यों नहीं गया, 10 साल में रिकॉर्ड बेरोजगारी क्यों है, रिकॉर्ड महंगाई क्यों है, रिकॉर्ड भ्रष्टाचार क्यों है, मुद्दों की बातें ये हैं। मुद्दे की बात ये है कि भ्रष्टाचार का इस तरह से सरकारीकरण की जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उससे 450 करोड़ का चंदा, 450 करोड़ का चंदा सत्ता दल ले ले। मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ कि क्या उस वैक्सीन में कोई कमी थी जो 450 करोड़ का चंदा देना पड़ गया उस कंपनी को? और कमी थी तो उन्होंने चंदा क्यों लिया और सभी लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? यदि कमी नहीं थी तो भी चंदा क्यों लिया? ये कौन सी नैतिकता थी? अगर वैक्सीन परफेक्ट थी तो उस परफेक्ट वैक्सीन को आपने पारित करने के लिए क्यों लिया चंदा? अगर वैक्सीन बिल्कुल आपका विश्वास था पूरा कि सही वैक्सीन है तो बिना चंदा लिए भाजपा को उस वैक्सीन को, मगर अगर कमी थी और उसको जल्दबाजी में अप्रूवल दिलाई गई तो देश के लोगों की सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? ये इस बात पे इससे ज़्यादा गंभीर, क्योंकि देश के हालात उतने अच्छे नहीं थे जब पोलियो देश के अंदर व्यापक था। वो वैक्सीन में ना तो किसी ने कहा कि भाजपा उस समय, जैसे भाजपा ने इस वैक्सीन को अपना क्लेम किया या प्रधानमंत्री जी ने अपना क्लेम किया, किसी ने नहीं कहा उस समय। सब ने कहा कि ये भारत के वैज्ञानिकों की देन है। और उस वैक्सीन के लिए किसी ने ना चंदा लिया और उस वैक्सीन को फ्री में लगवाया गया देश में, तो पोलियो पूर्णतः खत्म हो गई। लेकिन उसके कोई आज तक कभी राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बनाया गया, क्योंकि वो तो एक इंसानियत और मानवता के कई कार्य रहते हैं। तो क्या इंसानियत और मानवता का कोई स्थान नहीं बचा आज की इन परिस्थितियों में? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या भ्रष्टाचार से जुटाए हुए पैसे से भाजपा सबकी बाकियों की आवाज़ को दबाने का कार्य करेगी अपने मीडिया में बढ़ते प्रभाव से? ये आज का प्रश्न है। जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हाँ,
कोर्ट कह देते हैं कि दोनों सवाल में जवाब दूं। गैर कानूनी है, लेकिन जो सीतारमण वित्त मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 6 लोग अकाउंट लेके आएंगे। देखिए, आप ये दो प्रश्न हैं। मैं पहले जो है तो एक, लोगों की जो मेन समस्याएं आई हैं लगातार आ रही हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ। फैमिली आईडी से लोग परेशान हैं, प्रॉपर्टी आईडी से लोग परेशान हैं, परिवार पहचान पत्र से परेशान है, कार्ड कट के राशन कार्ड लोगों के, गंदे पानी की का सप्लाई बहुत बड़ी समस्या है। आज ये यहाँ पर भी आप पूरी मार्केट में आप जहाँ जहाँ गए हैं, गंदे पानी की सप्लाई बड़ी समस्या है। बहुत ज़बरदस्त लेवल पे बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और एक तानाशाही का एक जो माहौल और अपना भ्रष्टाचार, निगम में भ्रष्टाचार, ये भी एक बड़ा भारी मुद्दा है। ये सारे ऐसे ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे लोग त्रस्त हैं। आपकी बात सही है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र, इन तीनों के माध्यम से इतने लोग मिले जिनके कार्ड कटे हुए हैं, इतने लोग मिले जिनको अपना निगम के अंदर भ्रष्टाचार का इनको काम करे। और यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ, अभी बहुत सी हमारी सफाई कर्मी मिली थी, जो हमारी सफाई कर्मी, हमारी सारी बहनें, हमारी जो है बड़ी बहनें, जो कि हमारे समय में जो पक्की हुई थी, वो कह रही है कि पक्का तो दूर की बात है, नए लेने के लिए भी जो पैसे दे रहा है उसको लगा रहे हैं। ये स्थिति है गरीब आदमी से। तो आज ये सिचुएशन है। तो ये सारे जो लोकल इश्यूज़ हैं ये सामने आ रहे हैं। अब दूसरी बात, जो आपने जो कई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, देखिए अब वो आगे क्या होगा क्या नहीं हो तो समय के कर्म में है, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लेकर कम से कम कुछ हद तक उसकी जड़ तक जाने का प्रयास किया गया, सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। जितनी बातें सामने आई वही सारी बातें देश के लिए बड़े सोचने की हैं। कसिनो की कंपनियों से बड़ा भारी चंदा, वैक्सीन बनाने वाले से बड़ा भारी चंदा, पाकिस्तान और चीन की कंपनियों से बड़ा भारी चंदा। तो ऐसे चंदे ले लेके जो इतने बड़े दफ्तर आलीशान बन गए भाजपा के हर जगह, मगर ये ऐसी कंपनियों से चंदा क्यों लिया गया, ऐसी कंपनियों ने चंदा क्यों दिया, ये सारे प्रश्न उठते हैं। एक फेक लिस्ट आई थी कांग्रेस की, अनिल विजय कहते हैं फेक लिस्ट, फेक पार्टी। चलो वो तो उनका जो है विज साहब के प्रति भाजपा को सोच रखनी चाहिए थी। वो अब केवल बयान ही दे पा रहे हैं, तो सरकार में तो उनकी कोई जो अहमियत रही नहीं, जबकि वो एक वरिष्ठ भाजपा के वरिष्ठतम लोगों में से उनकी गिनती थी। तो भाजपा को उनके प्रति कुछ अपना, मैं समझता हूँ कुछ भाजपा को सोचना चाहिए था उनके बारे में। अब वो कहीं ना कहीं तो अपने जो है उनकी जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं तो अपने उसको गुस्से को, नाराज़गी को प्रकट करेंगे। तो उनकी बात का हम कोई बुरा नहीं, हम परवाह नहीं करते। कांग्रेस की लिस्ट में कोई के पेच नहीं फंसा हुआ। अब कांग्रेस की लिस्ट, सारे विचार विमर्श हो चुके हैं। मैंने जैसे आपको कहा था, कल भी इंडिकेट किया था कि हमारी सारी विचार विमर्श चर्चा हो चुकी है और 1-2 दिन की बात है, जल्द कांग्रेस के उम्मीदवार आपके समक्ष होंगे। इसी में सर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो टिकटों में जो देरी हो रही है उसके बाद आज कैप्टन अजय यादव का बयान आया है। उन्होंने राजूपर को लेकर टिप्पणी की है कि उन्होंने गुरुग्राम के लिए किया ही क्या है, और सितारों को, बॉलीवुड सितारों को टिकट देनी है तो फिर ऋतिक और रणबीर को क्यों नहीं। चलिए, जो है उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं, एक बार सारी बात पता करने के बाद ही मैं कुछ कमेंट करूँ। अच्छा, 10 साल पहले आपकी सरकार थी और 10 साल बीजेपी की रही। पानी की किल्लत आज भी रोहतक में बरकरार है, क्या योजनाएं किस तरह की धरातल पर? देखो, आपने देखा होगा जब हमारी सरकार थी उस समय चारों तरफ वाटर टैंक्स बना कर 1000 करोड़ की लागत से बिल्कुल पानी की उस समय सिचुएशन में टोटली रोहतक को में सुधार करके हमने सरकार को दिया था। ड्रेनेज की सिचुएशन में टोटल सुधार करके रोहतक शहर की ड्रेनेज की, वाटर सप्लाई की सिचुएशन को पूर्णतः समाधान करने के बाद रोहतक का नाम विकास के मामले में पूरे देश और पूरे प्रदेश में, तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो है नेताओं की यही थी कि आप रोहतक में इतना करा रहे हैं। यहाँ तक कि अरविंद शर्मा जी ने भी पार्टी जब छोड़ी तो उनका बयान था कि आप सब कुछ रोहतक में करा दिया। उस समय सारी मूलभूत सुविधाओं का जो है का प्रबंध किया गया था ताकि हमारा जो है ये क्षेत्र आगे बढ़े। दिल्ली के साथ लगता रोहतक है। दिल्ली के एक तरफ नोएडा है पूर्व में, एक तरफ गुड़गांव दक्षिण में, पश्चिम में रोहतक है।
दिल्ली का बॉर्डर पे लगता हुआ लोकसभा क्षेत्र है। तो जब नोएडा और गुड़गांव के अंदर ऐसा विकास हो सकता है तो रोहतक में भी उसी स्तर का विकास हो, ये हमारा प्रयास रहा था। 10 वर्ष में हमने बहुत आगे लेके गए थे इलाके को, लेकिन अब दोबारा पटरी से उतर गया इलाका। ये पटरी पे दोबारा लेके आए। आने वाले समय में गुड़गांव नोएडा के टक्कर में रोहतक का नाम देश और विदेश में पहुँचे, ये हमारा प्रयास है, ये मेरा प्रयास है। और इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से सभी का सहयोग मांगता हूँ, हर बात से ऊपर उठ के सहयोग मांगता हूँ। सबको पता है कि रोहतक के लिए किसने किया है, कौन कर सकता है, किसके लिए रोहतक जो है किसकी कर्मभूमि है और किसकी जो है दिल में सभी कुछ रोहतक के लिए समर्पित है, और कौन केवल राजनीतिक रूप से अपनी जो है मैं समझता हूँ रोटियाँ सेकने के लिए अपना जो समय, तो ये सबको पता है। मैं ज़्यादा उस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन सभी से मैं सहयोग आपके माध्यम से मैं मांगता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि जो काम करवाए हैं वो भाजपा सरकार ने करे, वो काम कांग्रेस वजह जो है अपनी वो ले रहे हैं। कौन सा? जो है झूठ बोल के कौन सा बताओ, मैं आपको अब मैं एक करके आपको सारे काम गिनवा देता हूँ, ताकि ये तो गिनवा दिए मैं जैसे आपने काम किया फिर भी पानी सुनील फिर भी ये मैं कहना चाहता हूँ, उसका फिर जवाब दूंगा, मगर मैं गिनवा के कहूँगा। हमारे समय 250 नए सरकारी शिक्षा के संस्थान हमने स्थापित करे, जिसमें भारत सरकार के जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं भारत सरकार के साथ, अगर वो किसी एक लोकसभा क्षेत्र में है देश में, आज भी मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, उस लोकसभा क्षेत्र का नाम रोहतक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया, आप सब जानते हैं, कोई झूठ है क्या सत्य है। चाहे वो फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आया, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आया तेलियार पे, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स बना, चाहे पंडित भगवदयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बना, चाहे स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय टूल रूम जो IMT रोहतक के अंदर स्थापित हुआ, चाहे वो IIT दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर बाड़सा के अंदर आया, चाहे न्यूक्लियर साइंस विश्वविद्यालय जसौर खेड़ी में आया, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर जो बिल्कुल कोसली के साथ लगता हुआ हमारा क्षेत्र है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर कृष्णनगर कोसली के अंदर आया। 18 नए सरकारी कॉलेज हमारे समय स्थापित हुए, 18 नई सरकारी ITI स्थापित हुई, 8 नए सरकारी पॉलिटेक्निक, 2 नए केंद्रीय विद्यालय मातनेल और भाकली के अंदर, 2 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सिलानी झज्जर में, जैनाबाद कोसली में, 200 से ज़्यादा नए स्कूल बने, वह सैकड़ों स्कूल अपग्रेड हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, एक स्कूल भी नया बनाऊँ, हमारे समय 250 बने। क्षेत्र के लोगों के लिए भी प्रश्न है, 250 शिक्षा के संस्थान, जिसमें से कई यूनिवर्सिटीज़, IIM, FDDI, IHM जैसे संस्थान, क्या इनके 5 वर्ष में अरविंद शर्मा जी द्वारा या भाजपा द्वारा एक कोई शिक्षा का संस्थान पूरे जो है रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आया? इसी तरीके से स्वास्थ्य में हमारे समय एम्स 2 का परिसर बना, जो कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है देश में, दूसरा नहीं है। मगर वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में गया तो वो रोहतक में आया। कितनी मेहनत लगी होगी, किस किस को मनाना पड़ा होगा, मेरा दिल जानते मेरी आत्मा जानती है। वो रोहतक में आया, एम्स 2 का परिसर आया, एक हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी, 4 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने, और गांव शहर में 68 PHC और CHC बने। गवाह आप लोग हो, गवाह रोहतक की जनता है कि ये सच है कि झूठ है। इसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट 2 बने, थर्मल पावर प्लांट झाड़ली में और खानपुर के अंदर बने कि नहीं बने वो आप जानते हो, या वहाँ जाकर मैं जो है। और इसी प्रकार से 18 नए राष्ट्रीय राजमार्ग 1080 किलोमीटर के मैंने उस समय मंजूर कराए, नोटिफाई कराए। अपने क्षेत्र के अंदर 18 बाईपास, जितने भी शहर थे 2004 से पहले किसी शहर का बाईपास नहीं था, किसी भी शहर का नहीं था, लेकिन 10 वर्ष के कार्यकाल में रोहतक का बाईपास, सापला का बाईपास, बहादुरगढ़ का बाईपास, कलानौर का बाईपास, महम का बाईपास, बादली का बाईपास, झज्जर का बाईपास, कोसली का बाईपास, छारा का बाईपास, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर हर बड़े कस्बे और बड़े गांव का बाईपास उस समय बनवाने का कार्य हुआ। मेट्रो को बहादुरगढ़ तक लेके आए, बहादुरगढ़ तो मेट्रो को जोड़ा और झज्जर को रेल की लाइन से जोड़ा। रोहतक महम हासी रेल की लाइन का फाउंडेशन स्टोन रखवाकर उस पर कार्य शुरू कराया। 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र, चाहे IMT रोहतक हो, चाहे फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ हो, चाहे हमारा जो है रिलायंस SEZ रिलायंस MET झज्जर हो, 3 नए बड़े औद्योगिक क्षेत्र और 30 से बड़े
उद्योग मारुति, एशियन पेंट, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो, अमूल, आइसन, जेके सीमेंट आदि ये 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग आए। प्रश्न ये है कि 10 साल में क्या 1 इंच भी मेट्रो आई, 1 इंच भी रेल बनी, एक नया कोई बड़ा उद्योग बना, एक कोई कॉलेज या स्कूल बना, एक कोई नया अस्पताल लोकसभा क्षेत्र में आया? ये प्रश्न इसलिए कि प्रश्न जरूरी है। इसी प्रकार से उस समय खेल स्टेडियम, एक राष्ट्रीय खेल स्टेडियम रोहतक में, 3 राज्य स्तरीय खेल स्टेडियम, एक कोसली में, एक मैम में और 116 ग्रामीण खेल स्टेडियम बने। क्या एक भी कोई राष्ट्रीय स्तरीय या प्रदेश स्तरीय खेल स्टेडियम बना? ये प्रश्न इसलिए उठते हैं कि जो है ये इन प्रश्नों पर आधारित जो फैसला है वो आने वाले समय की दिशा देगा। क्या ऐसा कोई प्रतिनिधि जो 5 साल तक समय ही ना निकल पाए, क्षेत्र में आ ही ना पाए और फिर सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहने का प्रयास करे, और कोई ऐसा जिन्हें अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपनी आत्मा से अपने क्षेत्र के लिए कोई काम किए हों, हारने के बाद भी वो हिम्मत ना आ रहा और दिन रात लोगों के बीच में ही रहा 5 साल, उसके बाद जनता क्या फैसला करेगी ये मैं समझता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है जनता सही फैसला करेगी। उनका जवाब, सच और झूठ का जवाब जनता देगी। वो तो, और उनका सच और झूठ का जवाब तो वो स्वयं दे चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तब उनका बयान है कि सारा काम रोहतक में हुआ है, सारा काम रोहतक में हुआ है, सारा काम पैसा रोहतक लगा रहे हैं, ये कह के उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। अब वो कह रहे हैं कि काम झूठ था। तो क्या जब कांग्रेस छोड़ी थी और ये हम पे आरोप लगा के अपना जो है आप करनाल से टिकट मांगते थे भाजपा से, तो क्या उस समय आप सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे? करनाल से टिकट नहीं मिली तो वो यहाँ गए। तो अब ऐसे व्यक्ति के जो है जो अपने बयान पे ही ना रहे, मैं क्या जवाब दूंगा? गुमराह कौन कर रहा है, केंद्र या वो आप आरोप लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी झूठ पकड़ी गई 10 साल में। इसलिए लोग अपना इस बात का निर्णय करेंगे। आखिरी सवाल, मैं ये बातें इसलिए आपको रिपीट, मुझे पता है मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक एक कार्य के लिए कितना प्रयास लगा होगा उसका अंदाज़ा मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ। कितना प्रयास लगा होगा उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, दूसरा नहीं है देश में। स्वास्थ्य मंत्री जो थे उस समय उनके क्षेत्र में भी जा सकता था, चेन्नई में, चेन्नई के स्वास्थ्य मंत्री थे तमिलनाडु के हमारे, मगर आप समझ सकते हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन कैसे मैं निकाल के लेके आया हूँगा मैं जानता हूँ। तो कहने का मतलब जो ये प्रत्याशी आए हैं, आज हमारा कोई उनसे वाद विवाद का कोई हमारा नहीं है, प्रश्न नहीं है। हमारा सारा जो ध्यान है वो इस बात पे है कि हम लोगों के बीच में अपने काम को लेके जा रहे हैं, अपनी कार्यशैली को लेके जा रहे हैं। वो भी अपने काम और कार्यशैली को लेके जाए, उनमें हिम्मत हो तो वो अपना बताएं क्या काम कराया है क्या नहीं कराया, वो अपना बताएं। लोधा साहब आखिरी सवाल, आप बार बार इस चुनाव को चंडीगढ़ का चुनाव बताते हैं और बीजेपी वाले इस चुनाव को दिल्ली का चुनाव बता रहे हैं। जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वास्तविक ये चुनाव कहाँ का है? ये चंडीगढ़ का चुनाव है, दिल्ली का? देखिए हरियाणा की परिस्थिति के अंदर ये है दीपक, ये हरियाणा की परिस्थिति कि भाई हरियाणा का चुनाव लोकसभा चुनाव के ऐन 3-4 महीने बाद है। हरियाणा में लोकसभा में क्या नतीजा आता है उसके बाद विधानसभा प्रभाव पड़ता है। पिछली बार यहाँ से कुछ बहुत कम मतों से जब हमें सफलता नहीं मिली थी तो मनोबल पे असर पड़ा। भाजपा ने 75 पार का नारा, हकीकत कुछ और थी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रभाव लोकसभा का हरियाणा विधानसभा में, और थोड़ी सी वोटों से और थोड़ी सी सीटों से हरियाणा में परिवर्तन होता होता रह गया। लोग परिवर्तन चाहते थे पिछली बार, मगर 40 पूरी मेजॉरिटी नहीं आई बीजेपी की, लेकिन परिवर्तन होता हुआ रह गया। इसीलिए अभी लोकसभा में क्या होगा इसका सीधा इम्पैक्ट 3-4 महीने बाद आएगा। इसीलिए यहाँ चंडीगढ़ का रास्ता दिल्ली के ही इस चुनाव से निकलेगा हरियाणा में, तो हरियाणा का चुनाव चाहे 3-4 महीने बाद है, पहली बात। दूसरी बात, ये नारा पहली बार नहीं दिया गया है। 2004 में हुड्डा साहब ने भी ये नारा दिया था, उन्होंने भी ये बात कही थी लोगों तक कि वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो नारा सत्य साबित हुआ जब वो जीते, यहाँ से कांग्रेस की सरकार बनी, 10 साल कांग्रेस की सरकार का वो कार्यकाल रहा जो हरियाणा उसमें आगे बढ़ा। और इस बार भी जो कांग्रेस ने नारा दिया है हमने,
बड़ा सोच समझ के विचार के नारा दिया है। जो हुड्डा साहब के समय ये नारा सार्थक साबित हुआ था और सत्य साबित हुआ था, हम भी इस नारे को सही साबित करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।